प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। मैं रिंकी मैम संस्कृत ज्ञान धारा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, 19 नवंबर को आप लोगों की सेंटअप की परीक्षा संपन्न हुई थी। आज हम उसी का प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे और आप लोग भी अपने बुकलेट से मिलाइएगा किसका कितना सही है। इसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इसके अलावा भी अपठित गद्यांश पद्यांश हैं, प्रश्न उत्तर हैं और अनुच्छेद लिखने को आया है। संस्कृत में आवेदन पत्र लिखने को आया है, अनुवाद है, प्रश्न उत्तर है। तो हम लोग इसमें से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आपका जो अपठित गद्यांश पद्यांश है उसको हल करेंगे और अनुवाद वाले पोर्शन को देखेंगे। बाकी का आप लोग अपने से हल करिएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक ही वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। तो मेरा मकसद है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है उस पोर्शन को देख लिया जाए। और बताते चलें कि यह वीडियो केवल बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक के बच्चे हैं उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण नहीं होने वाली है। यह वीडियो जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा में सम्मिलित होना चाह रहे हैं बच्चे, टीआरई 4 देना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। और हम तो इतना ही नहीं कहेंगे कि जो बिहार से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अदर स्टेट से भी जो संस्कृत विषय को लेकर के कंपटीशन में बैठ रहे हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाली है यह वीडियो। अभी आप लोग कहेंगे कैसे, तो आगे चलिए बताते हैं। कुछ प्रश्न हैं, हाँ, आप लोगों के लिए नहीं महत्वपूर्ण है जो अदर स्टेट के हैं, लेकिन कुछ प्रश्न हैं कि जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग हल करिएगा, इससे आपका अभ्यास बनेगा। तो चलिए बिना विलंब किए देखते हैं। पहला है खंड आ। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों देखिए, ऐसे भी अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाते तो सही कर सकते थे। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं? क्या शांति को उत्पन्न करेंगे? नहीं। प्रेम को उत्पन्न करेंगे? नहीं। सुख समृद्धि को उत्पन्न करेंगे? नहीं। तो किसको उत्पन्न करेंगे? अशांति को। ऐसे ही आप लोग सही कर सकते थे। हम चारों विकल्प नहीं पढ़ेंगे, चारों विकल्प पढ़ने से समय वेस्ट होगा, क्योंकि पहले से आपका जो सही उत्तर है उस पर चिन्ह लगा हुआ है, निशान। तो 3 विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे, केवल आपका चौथा विकल्प पढ़ेंगे जो सही होगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, पहले का क्या उत्तर सही है? पहले का डी सही है। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं? तो अशांति को उत्पन्न करते हैं। आपका विकल्प डी सही है, अशांति। दूसरा प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा नामक गांव में हुआ था। आपका उत्तर सी सही है। प्रश्न संख्या 3 है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुई थी। आपका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो आपका उत्तर भी सही है, गुरुकुल यानी कि गुरुगृह में, जिसे हम लोग गुरुकुल के नाम से भी जानते हैं। तो पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरुगृह में करते थे। उत्तर आपका बी सही है। प्रश्न संख्या 5 है, पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पाणी का मतलब हाथ होता है, हाथ ग्रहण, यानी कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग विवाह होते हुए देखे होंगे, तो विवाह के बीच ही मंडप में वर के हाथ में कन्या का हाथ दिया जाता है, तो उसे ही हम पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। तो आपका उत्तर डी सही है, विवाह संस्कार। अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो आपका उत्तर ए सही है, सत्याग्रह गीता।
हो सकता है अगले बार पूछ लिया जाए सत्याग्रह गीता के रचनाकार कौन हैं। तो इसके रचनाकार या रचयित्री कौन है? पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव की रचना है सत्याग्रह गीता। इन्होंने इसे लिखा है, इसकी लेखिका है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो आपका उत्तर डी सही होगा, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। क्या सही है? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। इनका गुरुद्वारा बना है और दूर दूर से लोग आते हैं मत्था टेकने यहाँ पटना में। अगला प्रश्न है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन है? काव्य मीमांसा है। अब बच्चों देखिए, काव्य मीमांसा जो है बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक में ही पूछा जाएगा, नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप टीजी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार बोर्ड से या नेट का कहीं भी उठा के देख लेंगे, बहुत सारे स्टेट में पूछा गया है। तो काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है, जिसमें 10 उल्लास हैं। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है, जिसमें 10 परिच्छेद हैं। यानी कि यह परिच्छेदों में विभाजित है। साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश उल्लासों में विभाजित है। आप लोग जानते रहिए। अब बताइए, ये कहाँ नहीं पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है कुट्टनी मत। अब कुट्टनी मत प्रश्न संख्या कौन सा है? 9 है। हाँ, प्रश्न संख्या 9 पे अभी हम लोग हैं। कुट्टनी मत किसकी रचना है? तो कुट्टनी मत कुट्टनी मत बता रहे हैं बच्चों। हाँ, ध्यान से उतर रहा, आगे याद, दामोदर गुप्त का है। ये पाटलिपुत्र वैभवम जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसके पहले ही लाइन में जो आपकी भूमिका दी गई है, शायद उसी के नीचे ही आपको मिल जाएगा कि कुट्टनी मत, उसमें दिया गया है कि दामोदर गुप्त नाम कवि ही कुट्टनी मतख्याय काव्ये कथयति अस्ति महीतलतिलकं सरस्वती कुलगृहं महानगरं नाम्ना पाटलिपुत्रं परिभूत पुरंदर स्थानम। ये उसमें बताया गया है कि दामोदर गुप्त नामक कोई कवि थे, इनका ग्रंथ था कुट्टनी मत, और उसी में ये पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन किए हैं। तो बहरहाल इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 9 में जो आपका उत्तर है बी सही है, काव्य मीमांसा। तो ये सब आपके ज्ञान में इजाफा के लिए बताए हैं सारे विकल्पों को, कि ये काव्य प्रकाश भी बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य दर्पण भी बहुत महत्वपूर्ण है, काव्य मीमांसा भी। अब कुट्टनी मत का जिक्र आपके पाठ्यक्रम में है, तो ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है पूछ लिया जाए अगली बार कुट्टनी मत किसकी रचना है। तो आप लोग क्या लगाएंगे? दामोदर गुप्त लगाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया। आपका विकल्प ए सही है, आयुर्वेद शास्त्र। प्रश्न संख्या 11 है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो उच्चारण प्रक्रिया का जो ज्ञान है वो शिक्षा से होता है। आपका विकल्प क्या सही है? डी सही है, शिक्षा। शिक्षा सही है, विकल्प डी। अब ये बताइए, वेदांग 6 माने गए हैं, उसी में से एक वेदांग का नाम शिक्षा है, और उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किससे होता है? तो शिक्षा से होता है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर डी सही है, शिक्षा। वेदांग हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए, वेदांग कितने हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, शिक्षा, छंद, 6 हो गया ना। तो निरुक्त को वेद रूपी पुरुष का कान कहा जाता है, कल्प को हाथ, छंद को पाद, शिक्षा को नाक, ज्योतिष को नेत्र, व्याकरण को मुख कहा जाता है।
तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, कर्णधार रूपक के रचनाकार कौन हैं? तो आपका विकल्प सी सही होगा, भास। कर्णधार के रचनाकार कौन हैं? भास। भास के 13 नाटक मिलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी परीक्षा में जहाँ पर भास है, जहाँ के सिलेबस में, वहाँ उनकी रचना के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। यूजीसी नेट में तो हमें लग रहा है कि हर साल भास से प्रश्न पूछा जाता है इनके नाटक से। तो सबसे पहले भाष्यकार कौन है? क्षम्यता, सबसे पहले नाटककार भास हैं, यानी कि कालिदास से भी पहले के भास हैं। इनके 13 नाटक हैं। इनको कहा जाता है प्रथम नाटककार, भास को। अगला प्रश्न है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? तो किस रूप में आए थे? ब्राह्मण के रूप में आए थे। आपका विकल्प सी सही है, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो आपका उत्तर ए सही है, सोना। यानी कि प्रश्न संख्या 14 का ए सही है, सोना। अगला प्रश्न है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन व्याघ्रपथिक कथा में है, यानी कि व्याघ्रपथिक कथा नामक चैप्टर में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में दाता कौन है? तो बच्चों, दाता बाघ है। कौन है? बाघ है। बाघ जो है पथिक को सोने के कंगन का लालच देता है, और पथिक भी उस लालच में आ जाता है, कीचड़ में फंसता है, और जब कीचड़ में, गहरे कीचड़ में पथिक फंस जाता है तो भागने में असमर्थ हो जाता है, बाघ उसको मार के खा जाता है। तो लोभ का जो अंत है तो व्यक्ति के अंत पे ही समाप्त होता है, यानी कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अगर आप अधिक लोभ करते हो तो आपका अंत हो सकता है। तो लोभ करिए लेकिन अधिक मत करिए। यानी कि 16 का उत्तर ए सही है, बाघ। क्या सही है? बाघ। ये देखिए, गलती से इसमें कौनते लग गया है, तो आप लोग भी इसको मत मानिएगा, मानिएगा आप लोग बाघ को। बाघ ही सही है आपका उत्तर। अगला प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है, तो कर्मवीर कथा। कौन सा उत्तर सही है? ए सही है, कर्मवीर कथा। विकल्प ए सही, 17 का ए सही है। प्रश्न संख्या 18 है, भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद होगा भाग्य धन उदय। आ और उ मिलकर के ओ हो गया है, गुड़ हो गया है, तो कौन सी संधि होगी? गुड़ स्वर संधि है। आपका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए, ऑप्शन में दिया गया है स्वर। हम दो ही ऑप्शन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि व्यंजन है नहीं, विसर्ग है नहीं, स्वर है। और स्वर में इसमें दीर्घ स्वर संधि भी हुई है, यड़ संधि भी हुई है। देखिए, न्यू धन ऊन, इसमें यड़ संधि हो गई है, ठीक है, न्यून में। और फिर न्यून धन अधिकम में दीर्घ स्वर संधि हो गई है, आ और अ मिलकर के दीर्घ आ हुआ है। तो यड़ जो है स्वर के अंतर्गत ही आ जाती है, तो सबसे उचित विकल्प आपका ए ही होगा, स्वर। क्या सही होगा? स्वर सही होगा, क्योंकि यड़ जो है वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है, तो यड़ तो इसी स्वर में ही समाहित हो जाएगा। तो आपका उत्तर सबसे सटीक ए है, स्वर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, नमः धन्ते की संधि क्या होगी? तो नमः धन्ते की संधि होगी नमस्ते, इसमें विसर्ग संधि हुई है नमस्ते में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है, पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो पीताम्बरा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। पीतम अम्बरम यश, यानी कि अर्थात श्री कृष्ण। तो आपका विकल्प सी सही है, पीताम्बरा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, कर्मणि विरह का समस्त पद क्या होगा? तो समस्त पद होगा कर्म विरह। आपका उत्तर ए सही है, कर्म विरह। अगला प्रश्न है, अन्याय में कौन सा समास है? तो ने समास है, न न्याय इति अन्याय। तो इसमें कौन सा समास है? ने समास है।
अन्याया में कौन सा समास है? नए समास है। आपका उत्तर सी सही है। प्रश्न संख्या 24 है डॉट डॉट भोजनम कृतम वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो बताना है कौन सा पद होगा। तो आपका विकल्प डी सही है, मया। जब मया को भरेंगे हो जाएगा मया भोजनम कृतम। अब ये मह्यम तो होगा नहीं, मम होगा नहीं, माम होगा नहीं, तो मया मया भोजनम कृतम यानी कि मेरे द्वारा भोजन किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। द्वितीया। अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, यानी कि इसमें यहाँ जो आपका उत्तर होगा द्वितीया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आपका विकल्प ए सही है, तृतीया। अगला प्रश्न है मयूर धन अड़ से कौन सा पद बनेगा? तो मयूर अड़ से क्या बनेगा? मायूरा। मायूरा बनेगा। अगला प्रश्न है किस पद में तल प्रत्यय है? तो जनता में क्या है? तल प्रत्यय है। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 29 है तो इसमें आपका उत्तर सी सही होगा। स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 8। अब 8 कौन कौन सी संख्या है? टाप डाप चाप गीप गीस गीन ती, ये 8 स्त्री प्रत्यय हैं। कौन कौन से? एक बार पुनः सुन लीजिए आप लोग। टाप डाप चाप गीप गीस गीन ती। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। किस पद में अ उपसर्ग है? देखिए अपमाना, इसमें तो हो नहीं सकता, अप है, माना अपमाना। अव्यक्तम में अ उपसर्ग है, अविकलह में अ उपसर्ग है, लेकिन पूछा क्या गया है आपसे? अ पूछा गया है, तो कासह अवकाशा यानी कि इसी में मिल रहा है अ। अ उपसर्ग किसमें है? ए में है। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर ए होगा, अवकाशः। प्रश्न संख्या 31 है प्रा उपसर्ग के योग में कौन सा प्रा उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा? तो प्रा उपसर्ग के योग से पराभव तो बनेगा नहीं, पराक्रमा परिवारा। देखिए परिवारा में पा है, इसमें तो परिवारा रिवारा नहीं, इसमें तो उपसर्ग ही नहीं, परिवारा। पराक्रमा में परा उपसर्ग है, पराभवा यानी कि परा उपसर्ग है। तो यहाँ क्या पूछा गया? प्र पूछा गया, प्र पूछा गया, तो इसी में है प्रवेशा प्रवेशा, यानी कि प्रश्न संख्या 31 का उचित विकल्प सी है, प्रवेशा। आपका सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न है मुने किस विभक्ति का रूप है? तो मुनये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। आपका विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 33 है पित्रा सह रामः गृहं गतः, यहाँ रेखांकित पद पित्रा में कौन सी विभक्ति है? यानी कि पित्रा रेखांकित है, पूछा गया पित्रा में कौन सी विभक्ति है? तो पित्रा में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है पित्रा। अगला है दास्यति किस लकार का रूप है? तो दास्यत लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका रूप चलेगा दास्यति दास्यता दास्यन्ति दास्यसि दास्यथः दास्यथ दास्यामि दास्यावः दास्यामः। तो 34 का ए सही है, लिट लकार। प्रश्न संख्या 35 है दृश्य धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो द्रक्ष्यामि होगा। क्या होगा? द्रक्ष्यामि। इसका चलेगा द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यत द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। तो आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है
अड़ो अड़ियान डॉट डॉट महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो क्या होगा? महतो। अड़ो अड़ियान महतो महियान। जब इसको पूरा करेंगे तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर महतो है, जो कि विकल्प सी में है। प्रश्न संख्या 37 है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। आपका विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। सुलभ कौन है? तो इसमें से बताना है सुलभ कौन है। तो सतत प्रियवादी सुलभ हैं। हाँ, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, वनवास प्रसंग में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? तो वनवास प्रसंग में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचे थे। आपका उत्तर सी सही है। प्रश्न संख्या 39 का सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 40 पर चलते हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। पंचतंत्र के लेखक कौन है बताइए आप लोग? विष्णु शर्मा, हितोपदेश, नारायण पंडित, नीशतकम, भर्तृहरि। चलिए प्रश्न संख्या 41 है, भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो भीखन टोला देखने अध्यापक आए थे। आपका उत्तर सी सही है। प्रश्न संख्या 42 है, छात्राणाम डॉट डॉट तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो छात्राणाम अध्ययनम तपः, यानी कि छात्रों का अध्ययन ही उनका तप होता है। आपका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर बी सही होगा, अध्ययनम, छात्राणाम अध्ययनम तपः। प्रश्न संख्या 43 है, दरिद्रान भर कौन्ते माँ फिर डॉट डॉट निरुजस्य किम औषधे पद्य किस पाठ से संकलित है? तो यह है व्याघ्रपथिक कथा पाठ से संकलित है। आपका उत्तर बी सही है, व्याघ्रपथिक कथा। प्रश्न संख्या 44 है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया? तो 44 का विकल्प डी सही होगा, कवच और कुंडल दोनों लिए थे। कवच और कुंडल दोनों लिए थे। प्रश्न संख्या 45 है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो वेदांत के कौन है? बादरायण है। आपका विकल्प ए सही है। 45 का ए सही है, बादरायण। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण। प्रश्न संख्या 46 है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र बिहार प्रांत की राजधानी थी। आपका विकल्प डी सही है, बिहार। क्या सही है? डी बिहार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है, वहनी का अर्थ क्या होता है? तो वहनी का अर्थ आग होता है। विकल्प सी सही है, आग। प्रश्न संख्या 48 है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो किसके शिक्षा देते थे? आत्म तत्व। आपका विकल्प बी सही है, आत्म तत्व। 48 का बी सही है, आत्म तत्व। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 है, विजयांका किस वर्ण की थी? तो विजयांका जो थी वह श्याम वर्ण की थी। आपका विकल्प ए सही है, श्याम। श्याम वर्ण। विजयांका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की थी। प्रश्न संख्या 50 है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान केशांत का मुख्य कर्म है। विकल्प ए सही है, केशांत। प्रश्न संख्या 51 है, प्राचीन काले शिष्य डॉट डॉट इति कथ्यते अस्म रिक्त स्थान में उचित पद होगा। तो क्या होगा? ब्रह्मचारी। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते। अगला प्रश्न है, डीएवी विद्यालयों की स्थापना कब हुई?
तो डीएवी विद्यालयों की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में हुई थी। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, वृद्धेयों का विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों, वृद्धेयों में वृद्ध संधि हुई है, इसका विच्छेद होगा वृथा धन एव। आ और ए मिलकर के क्या हो गया है? ऐ हो गया है वृद्धि। अगला प्रश्न है, मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथा का संधि विच्छेद होना चाहिए था मनस धन रथा। सा का विसर्ग हो गया है तो वो नहीं है, तो आपके विकल्प में मनाधन रथा है, तो यही आपका सही उत्तर है। विकल्प बी सही है, मनाधन रथा, मनाधन रथा। अगला प्रश्न है, इत्यासीत में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इति धन आसीत, इसमें यड़ संधि हुई है, ई का या हो गया है, तो आपका उत्तर सी सही है, ई और आ। इत्यासीत में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ह्रस्व ई और दीर्घ आ। आपका विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 56 पर चलते हैं। ई और आ के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा? तो क्या बनेगा? या बनेगा। अगला प्रश्न है, सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा? तो सूर्यस्य उदय का समस्त पद होगा सूर्योदय, जो कि विकल्प सी में सही है, तो आपका उत्तर सी सही है। प्रश्न संख्या 58 है, शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी में द्विगु समास है, आपका उत्तर बी सही है, द्विगु। प्रश्न संख्या 59 है, नीलकंठा में कौन सा समास है? तो बच्चों, इसमें विग्रह के आधार पर हम समास का निर्धारण करेंगे। तो नीला है कंठ जो, इस हिसाब से विग्रह करेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या होगा? कर्मधारय समास। अगर हम ऐसे कर देंगे, नीलकंठा यश अर्थात शंकर जी, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ केवल नीलकंठा पूछा है, तो आप लोग कर्मधारय ही लगा देंगे, तो लगाए होंगे तो भी सही होगा, उससे बहुब्रीहि होगा तो भी सही है। बस जैसे ऐसे अगर विग्रह करेंगे, नीला है कंठ जो, तो कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। तो दोनों में से दोनों सही है, ए भी सही है और डी भी सही है। तो चलिए यहाँ आप लोग ए ही मान के चलिए कर्मधारय, जानते रहिएगा कि दोनों हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह पूछा है, तो क्या होगा? इष्टम अनतिक्रम्य। क्या होगा? इष्टम अनतिक्रम्य, विकल्प सी सही है, 60 का सी सही है। अगला प्रश्न है, निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो निक्सा अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अभिता परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो निक्सा उसमें आ रहा है ना, निक्सा अव्यय, तो उसके साथ कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो क्रिया के साथ, देखिए इसमें समास दिया है नहीं, विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण नहीं, तो क्रिया के साथ साक्षात संबंध किसका होता है? कारक का होता है। आपका उत्तर सी सही है, कारक। अगला प्रश्न है, रामम बिना सीता वनम ना गतवती, वाक में रामम किस विभक्ति का रूप है? तो रामम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय विभक्ति का रूप है। आपका विकल्प बी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64 है, लघुधन्तल में कौन सा पद बनेगा? लघुधन्तल से कौन सा पद बनेगा? तो लघुता बनेगा। आपका उत्तर सी सही है, लघुता, लघुता। चलिए प्रश्न संख्या 65 पर चलते हैं हम लोग। किशोरी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो किशोरी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गीव। अगला प्रश्न है, वश धन कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? तो क्या बनेगा? उक्त्वा बनेगा, जो कि आपके विकल्प सी में है, वश धन कत्वा से उक्त्वा, यानी कि 66 का सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस पद में आंग उपसर्ग है? तो आहारा में आंग उपसर्ग है, आहारा, विकल्प बी सही है।
67 का बी सही है। किस पद में आंग उपसर्ग है? तो आहारा में। प्रश्न संख्या 68 है, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो बताइए कौन सा। यहाँ नहीं पूछा है, देखिए अपमाना, अप उपसर्ग पूछा है, अप, तो अपमाना है तो बनेगा, बनेगा। यशा अपयशा, इसमें भी अप लगा, ये भी बनेगा। अबजम, अबजम, ये भी बनेगा। और यहाँ जो है संधि हो गई है, अबजम बन गया है, अपधन, इसमें पा का बा हो गया है, व्यंजन संधि हो गई है, तो ये भी बनेगा। आयोगा, आयोगा में अप नहीं लग सकता है, यही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि प्रश्न संख्या 68 का सी विकल्प सही है, आयोगा। पूछा जा रहा अप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो आयोगा नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा। अबजम भी आप लोग सोचे होंगे, अबजम यहाँ पा का बा हो गया बच्चों, व्यंजन संधि हो गई, ये भी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालकयो किस विभक्ति का रूप है? तो बालकयो, बालकयो यानी कि षष्ठी विभक्ति द्विवचन और सप्तमी विभक्ति द्विवचन, दोनों जगह बालकयो बालकयो रूप बनता है। तो आपके दिए गए विकल्प में सप्तमी तो दिया नहीं है, षष्ठी दिया है, तो आपका उत्तर सी सही है, षष्ठी। बालकयो षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है, यानी कि प्रश्न संख्या 69 का सी सही है। प्रश्न संख्या 70 पर चलते हैं, मई शब्द का मूल रूप क्या है? तो मई किसका रूप है? अस्मद का। किसका है? अस्मद का। जब हम लोग इसका रूप चलाएंगे तो कैसे चलेगा? अहम अवाम वयम माम, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम अस्मत्, फिर मम अवयो अस्माकम मई अवयो अस्मासु। तो यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो क्या आपका उत्तर सही होगा? अस्मद। मई शब्द का मूल रूप क्या है? अस्मद। चलिए अगला है, प्रश्न संख्या 71 है, पितरी किस विभक्ति का रूप है? तो बच्चों पितरी जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा, आपका उत्तर बी सही है। प्रश्न संख्या 72 है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपने और पराये की गणना संकुचित हृदय वाला यानी कि तुच्छ व्यक्ति करता है, आपका विकल्प बी सही है, संकुचित हृदय वाला। प्रश्न संख्या 73 है, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो अशांत के 3 कारण हैं, आपका उत्तर बी सही है। प्रश्न संख्या 74 पर चलते हैं, स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद कौन थे? ये धर्मोपासक थे। अगर देखा जाए तो समाजोद्धारक भी थे, समाज में बहुत सारी बुराइयां थी उसको दूर करने वाले थे, तो धर्मोपासक। लेकिन जो आपके ज्यादा सही उत्तर है धर्मोपासक, आपका विकल्प सी सही है, धर्मोपासक। प्रश्न संख्या 75 है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो बच्चों गर्भ रक्षा के लिए, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, फिर गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण के लिए, तो इनमें से सभी के लिए। आपका उत्तर डी सही होगा, इनमें से सभी के लिए। गर्भ, हाँ गर्भ रक्षा के लिए, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण के लिए, तो इनमें से सही है, ये तीनों सही है। तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 75, यानी कि 75 का डी सही होगा, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 76, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थीं? तो किस काल की हैं? ये वर्तमान काल की हैं, पंडिता क्षमा राव, और ये भवालकर, पंडिता क्षमा राव, ये सब किस काल की हैं? ये आधुनिक काल की मानी जाती हैं, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में सुलभा नाम की लेखिका का उल्लेख मिलता है, जो कि आपके विकल्प बी में है, तो प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर बी होगा, सुलभा।
प्रश्न संख्या 78 है, सरस्वती का कुलगृह किस महानगर को कहा गया है? तो सरस्वती का कुलगृह किस नगर को कहा गया, महानगर को कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। आपका उत्तर बी सही है, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, पटना में गंगा नदी पर किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु का निर्माण हुआ है, यानी कि गांधी पुल। सेतु माने पुल होता है। अगला प्रश्न है, ऋष्यादि प्रणीत ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो ऋष्यादि प्रणीत ग्रंथ को कृतक कहते हैं। आपके पाठ के हिसाब से कृतक सही है। प्रश्न संख्या 81 है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार से, ये भास का नाटक है, वहीं से संकलित है कर्णभार। कहाँ से संकलित है? कर्णभार से। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार से। और कर्णभार किसकी रचना है? तो भास की। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ खंड से संकलित है। जब आप लोग भूमिका पढ़ोगे तो उसी में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम किसे जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो शिक्षा कर्म को जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था। तो शिक्षा कर्म में आपका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। आपका उत्तर ए सही है, धूर्त। अगला प्रश्न है, तर्कते यदस्मिन् गृहे अग्निः लग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है? तो यह दूसरा आलसी बोलता है। आपका उत्तर सी सही है, द्वितीय। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो कुल कितने पद हैं? 10 पद्य हैं। आपका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो विदुर देते हैं। आपका उत्तर डी सही है, विदुर। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? तो प्रथम पद्य विष्णु पुराण से संकलित है। उत्तर सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 89 पर चलते हैं। न्योसत में कौन सी संधि हुई है? तो बच्चों, निधन औसत में इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा निधन औसत। तो यड़ संधि है यहाँ। जब हम निधन औसत करेंगे तो ये जो ई का मात्रा लगा है बच्चों, ई का या हो गया है, ठीक है। और औसत आई सलन या में आके जुड़ जाएगा तो न्योसत। क्या बनेगा? न्योसत। अगला प्रश्न है, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो बच्चों, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों की प्रधानता होती है द्वंद्व समास में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91 है, बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? बच्चों, इसमें देखिए नहीं पूछा है, गलती से उत्तर इसमें डी लग गया है, द्वितीया, जो कि गलत उत्तर है। प्रश्न के हिसाब से नहीं नहीं देखिए, हाँ नहीं, यही नहीं और हाँ नहीं देखने पे उत्तर गलत हो जाता है। इसमें पूछा बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो चतुर्थी नहीं होती है बच्चों। बिना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों विभक्तियां होती हैं, चतुर्थी नहीं होती है। तो आपका उत्तर बी सही है, चतुर्थी। ये गलत है, द्वितीय गलत है। यानी बिना के योग में द्वितीय भी होती है, तृतीया भी होती है, पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन चतुर्थी नहीं होती है। जो नहीं होती वही आपका उत्तर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है प्रश्न में। प्रश्न संख्या 92 है, किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? तो करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। आपका विकल्प डी सही है, 92 का डी सही है, करण। लघुत्तमम में कौन सा प्रत्यय है? ए है तमप, बी है तरप, सी है मतुप, डी है मैट। तो कौन सा प्रत्यय होगा? तमप। लघुत्तमम में कौन सा प्रत्यय है? ए, तमप। आपका उत्तर ए सही है, तमप। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94 है, शोभनीयम पद किससे बना है? तो शोभनीयम पद जो है शुभ धन अनियर से बना है, शोभनीयम। आपका उत्तर डी सही है, 94 का डी सही है। अगला प्रश्न है, लिख धन ल्यूट से कौन सा पद बनेगा? तो लिख धन ल्यूट से लेखनम बनेगा। आपका उत्तर ए सही है, लेखनम। अगला प्रश्न है, युष्मत शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा?
तो एक वचन में क्या होगा? त्वत् होगा। त्वतिवाभ्याम स्मत्। आपका उत्तर ए सही है, त्वत्। अगला प्रश्न है, तस्मिन पद का मूल रूप क्या होगा? तो तस्मिन पद का मूल रूप बच्चों तत् है, तत्। अगला प्रश्न है, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? भू धातु बच्चों लोट लकार पूछा है, भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाओ भवाम। तो यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन पूछा है तो क्या बनेगा? भव। आपका उत्तर डी सही है, भव। अगला प्रश्न है, वदेह किस लकार का रूप है? तो वदेह है विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 100 है, क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? बच्चों देखिए, यहाँ भी गलती से बुकलेट में उत्तर बी लग गया है, संप्रदान, जो कि सरासर गलत है। आपका उत्तर डी सही होगा, कर्ता। यानी कि क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो कर्ता कहलाता है। 100 का डी सही है। अब चलिए हम लोग चलते हैं खंड बा पर। खंड बा है विषय निष्ठ प्रश्न, अपठित गद्यांश 13 अंक का है। तो चलिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। अधोलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दें। अब देखिए, ये गद्यांश है, पश्य पश्य तत्र एकम उद्यानम अस्ति। देखो देखो वहाँ एक उद्यान है। उद्यानम न केवलम सुंदरम अपितु विशालम। उद्यान न केवल सुंदर है बल्कि विशाल भी, अपि अस्ति भी है। यानी कि उद्यान न केवल सुंदर है अपितु विशाल भी है। जना न केवलम मनोरंजनाय अपितु विश्रमाय चित्तस्य आह्लादाय शुद्ध पवनाय च उद्यानेषु भ्रमन्ति। लोग न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि विश्राम के लिए, चित्त के आह्लाद यानी कि मन की प्रसन्नता के लिए, शुद्ध हवा के लिए उद्यानेषु भ्रमन्ति, उद्यान में भ्रमण करते हैं। उद्यानेषु भ्रमन्ति, उद्यानों में भ्रमण करते हैं। तत्र उन्नताः वृक्षा, वहाँ पर विशाल यानी कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। मनोहराणि पुष्पाणि खगानाम च मधुर ध्वनि सर्वेभ्यः जीवेभ्यः सदैव सुखम यो यच्छति। मनोहारी यानी कि मन को हरण करने वाले, मन को मोहने वाले। मनोहराणी माने सुंदर, पुष्पाणि पुष्प, खगानाम मधुर ध्वनि पक्षियों की मधुर आवाज, सर्वेभ्य जीवेभ्य सभी जीवों को, सदैव सुखम यो यच्छति सख्यो सदैव सुख ही देता है या सुख ही प्रदान करता है। धन्यानि एतादृशानि उद्यानानि, धन्य है ऐसे उद्यान। चलिए फटाफट हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। उद्याने की दृशा वृक्षा सन्ति। तो उद्याने यहाँ दिया ना, तत्र उन्नता वृक्षा, वहाँ पर कैसे वृक्ष थे? उन्नता। तो क्या आपका उत्तर सही होगा? उन्नता। उद्यान में कैसे वृक्ष थे? उन्नता माने बड़े वृक्ष थे, विशाल। उद्याने केषां ध्वनि सुखम यच्छति। तो उद्यान में किसकी ध्वनि? उद्यानेषु खगानाम ध्वनि, खगानाम, खगानाम, खग माने बच्चों पक्षी होता है। खगानाम ध्वनि सुखम यच्छति। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। उद्यानेषु के भ्रमन्ति। तो उद्यानेषु जनाः भ्रमन्ति। के भ्रमन्ति? जनाः भ्रमन्ति। उद्यानम की दृश्यम अस्ति। तो उद्यान कैसा है? यहाँ आपका दिया है, उद्यानम ना केवलम सुंदरम अपितु विशालम अपि अस्ति। यानी कि उद्यान कैसा था? सुंदर और विशाल था। सुंदरम विशालम चा अस्ति। उद्यानम सुंदरम विशालम चा अस्ति। अगला है, अस्य गद्यांशस्य कृते एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। अब बच्चों इस गद्यांश का समुचित शीर्षक मेरे हिसाब से उद्यानम हो जाएगा। उद्यानम बगीचा यानी कि। अगला है, अथवा करके दिया गया था, या तो आपको इसके पूर्व वाला करना था या तो इसको करना था, दोनों में से एक ही करना था। कितने बच्चे हैं ना, दोनों कर देते हैं तो आपको नंबर तो उतने का एक ही का मिलेगा, दोनों का मिलेगा नहीं। तो आप परिश्रम क्यों व्यर्थ करते हो? मानवः सामाजिकः प्राणी अस्ति। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। स समाजं विना स्थातुं न शक्नोति। वह समाज के बिना नहीं रह सकता। समाजे सह अन्यान् अनुकरोति।
यहाँ समाज में अन्य लोगों का अनुकरण करता है। सह यादृशः सा उपविशति तादृशः यो भवति, वह जैसे लोगों के साथ बैठता है, यह यादृशः सा उपविशति तादृशः यो भवति, वह जैसे लोगों के साथ रहता है तादृशः यो भवति, वैसा ही हो जाता है। गुणवताम संगेन गुणी भवति, गुणवानों के संगत से गुणी होता है। दुष्टा नाम च संगेन दुष्टा भवति, और दुष्टों की संगत से दुष्ट होता है। कुसंगत से दुष्प्रभाव भवति, कुसंगति का दुष्प्रभाव होता है। अतः मानवेन सताम संगति ही करणीया, इसलिए मनुष्यों को सज्जनों की संगति करनी चाहिए। दुर्जनानाम संगति ही च परिहर्तव्या, और दुर्जनों की संगति को छोड़ना चाहिए, उसका परिहार करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अगला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। मनुष्य गुणवताम संगेन की दृशा भवति, तो गुणवान गुणवताम संगेन की दृशा भवति, तो गुणी भवति। आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? गुणी। अगला है मानवेन के साम संगति करणीया, तो सब किसकी संगत करना चाहिए? सताम, यानी कि सज्जनों की संगत करना चाहिए, सताम। अगला है मानवेन किम कर्तव्यम, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो मानवेन सताम संगति करणीया, हाँ यही सही है। हाँ, मनुष्य को क्या करना चाहिए? सज्जनों की संगत करना चाहिए, कि साम संगति कर लिया। अगला है मानवेन की साम संगति कर लिया, तो मानवेन किसकी संगत करना चाहिए? सताम। आपका इसमें विकल्प वाला है नहीं, यहाँ देखिए लिखा गया है सताम, सताम यहाँ लिखा है सताम संगति कर लिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। मानवेन किम कर्तव्यम, अच्छा, मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सताम संगति कर्तव्यम, मनुष्य को मानवेन सताम संगति कर्तव्यम। अगला है मनुष्य किम बिना स्थातुम न शक्नोति, तो मनुष्य किसके बिना नहीं रह सकता है? तो समाजम बिना, मनुष्य समाजम बिना स्थातुम न शक्नोति। क्या उत्तर आपका सही है? यहाँ समाजम जोड़ देना, बाकी सब बन जाएगा। समाजम, समाजम बिना। चलिए अगला प्रश्न है अस्य गद्यांश से एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों मेरे हिसाब से सताम संगति होना चाहिए, सताम संगति, सत संगति यानी कि सज्जनों की संगति करना चाहिए, सत्संगति। इसका उचित उत्तर क्या होना चाहिए? सत्संगति, यानी कि सता नाम संगति, सज्जनों की संगति। चलिए अगला प्रश्न है, है ये भी अपठित गद्यांश ही है। वर्तमान काले विज्ञान से चमत्कारेषु, बच्चों थोड़ा हम फास्ट पढ़ेंगे, मेरा उद्देश्य आपको उत्तर बताना है, ना कि अर्थ बताना, ठीक है? फिलहाल थोड़ा बहुत हम बताते चलेंगे। वर्तमान काले विज्ञान से चमत्कारेषु अंतरिक्षयानम अपि वर्तते, वर्तमान काले विज्ञान से चमत्कारेषु, वर्तमान काल में विज्ञान के चमत्कारों में अंतरिक्षयानम अपि वर्तते, अंतरिक्षयान भी है। अंतरिक्षयानस्य संरचना अतीव जटिला बहु बेसाध्या भवति, अंतरिक्षयान की रचना अत्यंत जटिल और अधिक खर्च वाली होती है। इदम नायो सामान्येन धनेन अपितु अणुशक्त्या प्रधावति, यानी कि यह सामान्य ईंधन से नहीं बल्कि अणुशक्त्या प्रधावति, यानी कि अत्यंत विशाल शक्ति से प्राधावत, यानी कि बहुत तीव्र चलती है। धावती में प्रा उपसर्ग लग गया है, यानी कि अति तीव्र चलती है। अस्यो सहायेन मनुपुत्रेण चंद्र धरातले निज चरणम आरोपितम, इसी के सहयोग से ही मनु के पुत्र के द्वारा चंद्रमा के धरातल पर अपने पैर रखे गए थे। सौरमंडल से सदस्यानां ग्रहाणां यात्रा अनेन यो संभवा भविष्यति, सौर मंडल के सदस्यों यानी कि सौर मंडल के सदस्य ग्रहों की यात्रा इसके माध्यम से ही संभव होती है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। अंतरिक्ष यान से संरचना कीदृशी होती, तो अंतरिक्ष यान की रचना कैसी है बच्चों? अतीव जटिला अस्ति, अंतरिक्ष यान से रचना कैसी है? अतीव जटिला। देखिए यहाँ पर है ना अतीव, ऊपर यहाँ अतीव जटिला अस्ति। अगला
है ग्रहाणाम यात्रा केन संभव भविष्यति। तो यहाँ देखिए ग्रहाणाम यात्रा किससे संभव होती, तो अंतरिक्षयानेन, ग्रहाणाम यात्रा अंतरिक्षयानेन संभवति। अगला है पूर्णवाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। अंतरिक्षयानम अपि केषु वर्तते, अंतरिक्षयानम अपि केषु वर्तते, यानी कि अंतरिक्षयान कैसा है। तो यहाँ देखिए अंतरिक्षयानम वर्तमान काले विज्ञानस्य चमत्कारेषु अंतरिक्षयानम अपि वर्तते, अपि वर्तते। अंतरिक्षयानम अपि केषु वर्तते, तो अंतरिक्षयानम विज्ञानेषु चमत्कारेषु वर्तते। तो अंतरिक्षयान किसमें है, विज्ञान के चमत्कारों में है, तो विज्ञानेषु चमत्कारेषु वर्तते, विज्ञानस्य चमत्कारेषु वर्तते, ये आपका उत्तर सही है। उसमें आप जोड़ दीजिएगा विज्ञानस्य चमत्कारेषु वर्तते। अगला प्रश्न है इयम कया प्रधावती, यह कैसे दौड़ती भाई, अणुशक्तियाँ अत्यंत तीव्र गति से, और इसमें बहुत विशाल ईंधन लगते हैं, अणुशक्तियाँ विशाल ईंधन लगते हैं, प्रधावती और बहुत तीव्र गति से दौड़ता है अंतरिक्षयान। इतने ही प्रश्न इसमें थे। अथवा करके या तो इसको करिए या तो नीचे वाला करना था आपको। तो नीचे वाला देखिए पूरा शिक्षा विषय अस्मत्पूर्वजानां भारतीयानां यादृशी दृष्टि आसीत् किम अधुना अपि तादृशी यो दृष्टि अस्ति। पूरा शिक्षा विषय प्राचीन काल में शिक्षा के विषय में अस्मत्पूर्वजानां हमारे पूर्वजों की, भारतीयानां यादृशी हमारे भारतीय पूर्वजों की, यादृशी दृष्टि आसीत् जैसी दृष्टि थी, किम अधुना अपि तादृशी यो दृष्टि अस्ति, क्या आज भी वैसी दृष्टि है, या आधुनिक समय में वैसी दृष्टि है, नहीं। तो पूरा भारते शुल्क रहिता शिक्षा वितीर्यते, इसमें प्राचीन भारत में शुल्क रहित यानी कि निःशुल्क शिक्षा बांटी जाती थी। पूरा या प्रणाली शिक्षाया भारते प्रचलिता आसीत् सा अधुना नास्ति। प्राचीन काल में, पूरा माने प्राचीन काल में, या माने जो शिक्षा या प्रणाली भारते प्रचलिता आसीत् भारत में प्रचलित थी, सा अधुना न अस्ति वह इस समय नहीं है। अधुना तो विद्यालयेषु पाठ्यक्रमा यो अध्याप्यते, इस समय तो विद्यालयों में केवल पाठ्यक्रम ही पढ़ाए जाते हैं, शिक्षा न उपदीयते, शिक्षा नहीं दी जाती है। चलिए इसका उत्तर दीजिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना। पूरा भारतीय कीदृशी शिक्षा वितीर्यते, तो पूरा भारतीय निःशुल्क शिक्षा वितीर्यते, शुल्क रहिता यानी कि शिक्षा वितीर्यते। अगला है आधुनिक विद्यालय किम अध्यापते, तो आधुनिक विद्यालय पाठ्यक्रम यो अध्याप्यते। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। का अधुना नास्ति, अच्छा इस समय क्या नहीं है बताइए। इस समय जो प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति थी इस समय नहीं है, यानी कि जो पूरा शिक्षा विशेष में पूर्वजना भारतीय यादृशी दृष्टि आसीत् कि मधुना तादृशी दृष्टि अस्ति। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि पूरा शिक्षा विषय या दृष्टि आसीत् तादृष्टि अधुना नास्ति, यानी कि प्राचीन काल में जैसी शिक्षा के प्रति दृष्टि थी इस समय वैसी दृष्टि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, तो आप लोग 8 अंक का है, देख लेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखें। विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखें। अपने मित्र को स्वास्थ्य रक्षा संबंधी जानकारी देते हुए संस्कृत में पत्र लिखें। अगला है छात्रावास में स्थान प्राप्ति हो तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। बच्चों अगर इसके लिए एक वीडियो बनाए तो एक वीडियो फुल वीडियो होगा, तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। संस्कृते अनुच्छेद लेखनम, इसे भी आप लोग कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। तो आदर्श ग्रामा स्त्री शिक्षा बिहार राज्यम वसंत ऋतु विद्याधनम, इसमें से एक पे लिखना था। अगला है अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। तो चलिए हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, हम पीपीटी नहीं बनाए हैं अलग से। तो शिक्षक छात्रों को संस्कृत पढ़ाते हैं,
तो शिक्षक किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। तो शिक्षकाः छात्रेभ्यः संस्कृतं पाठयति। कक्षा में 40 छात्र हैं, तो कक्षायां 44 छात्राः सन्ति। पेड़ से पके फल गिरते हैं, तो वृक्षात् पक्वानि फलानि पतन्ति। मैं एक शिक्षक हूँ, तो अहम एकः शिक्षकः अस्मि। अब क्या होगा? अधुना किं भविष्यति? तुम्हें रसगुल्ले पसंद हैं, तो तुभ्यं रसगोलकानि रोचसे। अगला है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, तो पटना गंगायाः तटे अवसत। और ऐसे भी कर सकते हैं, गंगाया ही कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, पटना गंगा नदी के किनारे, तो पटना गंगा नद्याः तटे अवसत बसा है। मेरे साथ तुम भी पढ़ो पढ़ो, मया सह त्वम अपि पठ। मेरे साथ तुम भी पढ़ो, तो मया सह त्वम अपि पठ। गंगा जल पवित्र होता है, तो गंगा जलम पवित्रम भवति। या ऐसे भी कर सकते हो, गंगायाः जलम पवित्रम। गांव के दोनों ओर पेड़ हैं, तो ग्रामम उभयता वृक्षाः सन्ति। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। शायद कल विद्यालय में अवकाश होगा, तो कदाचित माने शायद होता है, तो कदाचित स्वः विद्यालयस्य अवकाशः भविष्यति। तो बच्चों, ये रहा आज का प्रश्न पत्र। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न है, 16 अंक का है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। प्रश्न आप लोग इसको देख करके हल कर लेंगे। इसको हम नहीं हल करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एग्ज़ाम से पहले, अब आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है शायद फरवरी में, तो आप लोग अच्छे से जुट जाइए। जितना पुराना पेपर है सब हल कर डालिए। इसी में से आपको पासिंग मार्क मिल जाएगा, पास होने भर का मिल जाएगा। जितने भी प्रश्न हम डाले हैं यूट्यूब पर, सभी वीडियो आप लोग देख डालिए। तो पूरे वीडियो में बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।